दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। जी हां, ये विचार जब आ जाते हैं जब हिंदुस्तान को एक ऐसी खबर देनी होती है कि जिसमें आपको भी आनंद आ जाए और सबको आनंद हो जाए। देखिए साहब, इंडिया गठबंधन हुआ था। जिन पार्टियों ने कांग्रेस के खिलाफ बगावत की थी, या मतलब जो पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़कर के मोर्चे बनाकर के आई, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, या फिर लालू प्रसाद यादव हो, कर्पूरी ठाकुर हो, या फिर अखिलेश यादव हो, बीजेपी हो, सबने भाई एक ही आजादी के बाद सारी पार्टियों का एक ही कांटा था, वो था कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा और कोई उनका विरोधी नहीं था। इमरजेंसी में ऐसे हालात बिगाड़ दिए गए कि इमरजेंसी लगानी पड़ी, और इमरजेंसी के पीछे चुनाव जीत करके आ गए बीजेपी के लोग, और चौधरी चरण सिंह बने, मोरारजी देसाई बने। आपको याद है जब चौधरी चरण सिंह ने बोला था कि मेरी सर पे भी गन्ना बो दो। वादे तो लोग कर देते लेकिन वादे पूरे नहीं कर पाते। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इसके उलट है। वो इतने उलट है कि एक तरफ बोलते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, लेकिन जिन जिन कांग्रेसियों ने खाया और उन कांग्रेसियों को झेला कांग्रेस ने, कांग्रेस की उस नीति के तहत जो कांग्रेस के साथ खानदानों के साथ खड़ा हुआ था, शंकरराव चौहान, चौहान परिवार महाराष्ट्र का, और अशोक चौहान, ये सब आदर्श घोटाले सोसाइटी में फंस चुके थे। इन सबको बीजेपी ने अपने यहां लेकर के गंगा जल से नहलाया, ईडी से नहलाया, सबसे नहलाया, और उनको मुक्त कर दिया सारे आरोपों से। तो दोस्तों, मतलब ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर जो बोलते हैं ना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कांग्रेसियों ने, ये तो प्रधानमंत्री मोदी अब अच्छे नहीं लगते। क्योंकि जहां पर खबर डाली जाती है कि राज्य के वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, अशोक चौहान 2 बार सांसद रहे, और उनके आने से महाराष्ट्र में बीजेपी और मजबूत होने वाली है। रातों रात का फैसला नहीं है। अशोक चौहान जो थे बहुत पहले से थे। अगला नंबर जो है कमलनाथ जी का है। मजा कीजिए, कमलनाथ जी का अगला नंबर है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस से बीजेपी में आए सीनियर लीडर अशोक चौहान के लिए कही, मतलब भ्रष्टाचारी मंजूर कर लिया मोदी जी के चेले ने। अब आप साहब, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले का मामला बीजेपी ने और शिवसेना ने मिलकर के उठाया। इन जब सीएम थे अशोक चौहान, ईडी सीबीआई इनके खिलाफ जांच कर रही थी। 8 दिसंबर 2008 से 9 नवंबर 2010 तक महाराष्ट्र में सीएम रहे अशोक चौहान को इसी घोटाले की वजह से कांग्रेस ने इनका इस्तीफा ले लिया था। गलती यह कर दी कि पार्टी से निकाला नहीं, कि इनके बाप की थोड़ी सी इज्जत रख ली, कि इनके बाप की थोड़ी सी नाक रहती थी, ईमानदार था वो, और बेटे तो और कमाल निकले। मिल चुका हूं। जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने गिरफ्तारी दी थी दिल्ली में, तब इनसे ही मिल चुका हूं। इनके जो भाव थे वो निर्विकार थे। देखने लायक चीजें थी। अशोक चौहान 13 फरवरी को बीजेपी में चले गए, पुरानी पार्टी बदल दी, हाउसिंग सोसाइटी का घोटाला लगा, और महाराष्ट्र सरकार ने युद्ध में शहीद सैनिकों और रक्षा मंत्रालय के स्टाफ के लिए रिहायशी बिल्डिंग बनाने का फैसला लिया था। इसे कोलाबा में आदर्श हाउसिंग सोसाइटी का नाम से बनाया जाना था। केंद्र सरकार का निर्णय था। आरटीआई से खुलासा हुआ, इसके फ्लैट अफसरों और नेताओं को बहुत कम कीमत पर दिए गए। 8 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद भवन में प्रधानमंत्री के 2 बयान जो यहां देना चाहूंगा, जो उन्होंने अशोक चौहान पर दिए थे। पहला बयान 6 अप्रैल 2019 को नांदेड़ महाराष्ट्र में कहा था। महाराष्ट्र में किस तरह उन्होंने एक आदर्श सोसाइटी बनाने की कोशिश की है, शहीदों के परिवारों को धोखा दिया है, इससे नांदेड़ और पूरा भारत भली भांति परिचित है। आप जानते हैं ना वो कौन है। इस तरह के घोटाले पर नजर रखने के लिए ही हमारी सरकार ने रेरा कानून बनाया है। इससे पहले जैसे काले धन का खेल होता था वह भी कम हुआ है। दूसरा बयान प्रधानमंत्री ने बोला था, तारीख 30 मार्च 2014, जगह नांदेड़ महाराष्ट्र, अशोक चौहान को लोकसभा का टिकट देना क्या कोई कार्रवाई है? इनकी बेशर्मी की हद तो देखो। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उन्हें कोई चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकता। कांग्रेस के पास सारे आदर्श उम्मीदवार हैं। आदर्श घोटाले मतलब तंज मारा था मोदी साहब ने इन्हीं को लेकर, और कांग्रेस चैन बंधी हुई थी। इन्होंने मां भारती की रक्षा करने वाले शहीदों की विधवाओं को लूटने का काम किया। मैं नांदेड़ और गुरु गोविंद सिंह की पवित्र भूमि पर आज शपथ लेकर के जाता हूं कि कारगिल के शहीदों के परिवार को जिन्होंने लूटा है उनको नई सरकार छोड़ेगी नहीं।
अब यह बात प्रधानमंत्री मोदी ने बोली थी किनके बारे में? अशोक चव्हाण के बारे में। ऑन द रिकॉर्ड यह बात डाली गई है दैनिक भास्कर में। और प्रधानमंत्री के अलावा जो मौजूदा डिप्टी सीएम है फडणवीस, उन्होंने कई बार मंच से भ्रष्टाचार के आरोप अशोक चव्हाण पर लगाए थे। उन्होंने बीजेपी के ऑफिस में चव्हाण को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। अब अशोक चव्हाण ही नहीं, बीते कुछ साल में कई नेता दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए और जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। ईडी, सीबीआई और दूसरी सेंट्रल एजेंसियां उनकी जांच कर रही थी। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी अब इनको क्यों, इनके खिलाफ जो जांच चल रही है उसको ठंडे बस्ते में डाल करके क्यों शामिल कर रहे हैं। तो अब महाराष्ट्र से शुरू करते हैं कि सबसे बड़े करप्शन अजीत पवार, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के, बीजेपी से गठबंधन हो गया 2 जुलाई को। पुरानी पार्टी थी एनसीपी, शरद पवार, उसका चुनावी सिंबल शरद पवार को मिल गया। सिंचाई घोटाले में वांटेड हैं, क्रिमिनल हैं, ऐसे लोगों को चौराहे पर लाकर के क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जनता को फैसला करना चाहिए। महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी सीएम अजीत पवार का नाम 17,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले के आरोपियों में शामिल था। 17,000 करोड़ का अगर 10% भी लिया हो तो 7,000 करोड़ हो गया भाई, 20% लिया हो तो 14,000 करोड़। मतलब कांग्रेस में रहे तो खाया, अब मोदी जी के यहां चले गए तो खाएंगे। मोदी जी कैसे कह सकते हैं कि हम भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करते। छगन भुजबल, एक तीसरा नाम, छगन भुजबल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, बीजेपी से गठबंधन 2 जुलाई 2023 को, पुरानी पार्टी एनसीपी, शरद पवार। तो सवाल तो शरद पवार पर भी उठ रहे हैं, छगन भुजबल शामिल हो जाते हैं। इन पर केस था कि महाराष्ट्र सदन घोटाला, महाराष्ट्र सदन घोटाले में बरी कर दी गई, 7 केस दर्ज किए गए। 1991 में शिवसेना छोड़ी थी, कांग्रेस में गए। 1999 में कांग्रेस से अलग होकर से एनसीपी से जुड़ गए। वाह, इन नेताओं की तो बहुत है कहानियां। महाराष्ट्र के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे छगन भुजबल और 2023 को महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार का हिस्सा बन गए। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने भुजबल पर महाराष्ट्र सदन घोटाले का आरोप लगाया था। किरीट सोमैया की शिकायत पर छगन भुजबल और उनके भतीजे समीर भुजबल को 2016 को गिरफ्तार किया गया था। भुजबल 18 महीने जेल में रहे। सबूत न मिलने पर 9 सितंबर 2021 को बरी कर दिया गया। नारायण राणे केंद्रीय मंत्री रहे, बीजेपी में आए 15 अक्टूबर को। पुरानी पार्टी कांग्रेस, शिवसेना से राजनीति शुरू की, कांग्रेस में आ गए। 3 जुलाई 2005 को शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में चले गए। अब बीजेपी में आ गए तो इनके खिलाफ जो था जांच बंद हो गई। इनके खिलाफ भी 2016 में बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार को लेटर लिख करके राणे और उनके परिवार की कंपनी की जांच करने की मांग की थी। नारायण राणे पर अभिज्ञा ग्रुप के मालिक और बिल्डर कैलाश अग्रवाल के साथ मिलकर 300 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था। 300 करोड़ रुपए में ना, ये छोटा अमाउंट है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। लेकिन 21 सितंबर 2017 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया और महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष नाम से एक संगठन बनाया। 15 अक्टूबर 2019 को इसका विलय बीजेपी में कर दिया। तीसरे, प्रवीण देरकर, मुंबई कारपोरेट बैंक सोसाइटी के अध्यक्ष, बीजेपी में आए अक्टूबर 2016 में। पुरानी पार्टी थी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, किसकी थी किसकी नहीं है आप जानते हैं। 2009 में पहली बार मनसे पर विधायक चुने गए। मतलब जो करप्शन में माहिर है उसको बीजेपी के अंदर स्पेशल दर्जा दिया गया। ये इन पर 123 करोड़ का घोटाले का आरोप है साहब पर, जिनको मतलब बीजेपी ने पवित्र कर दिया है। विजय कुमार गारवित, आदिवासी विकास मंत्री, बीजेपी में आए 6 सितंबर 2014 को। पुरानी पार्टी एनसीपी, पॉलिटिकल कैरियर, एनसीपी के टिकट पर पहली बार 1995 में विधायक चुने गए। 1995 से 2014 तक लगातार अलग अलग विभागों में मंत्री रहे। स्टेटस एंटी करप्शन ब्यूरो ने क्लीन चिट दे दी। सरकारी योजनाओं में 6,000 करोड़ का गबन। यह है आदमी, देखो ना यार, जिसके पास पैसा होता है तो पैसा बोलता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बबन राव पचपू थे, श्रीगोंडा सीट से विधायक, बीजेपी से आए सितंबर 2014, पुरानी पार्टी एनसीपी। मतलब एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी थी वो भी प्योर तो थी नहीं, करप्ट नेताओं का समूह था। तो क्यों ना ये मान लें कि जो शरद पवार ने सोनिया गांधी से मतलब जो बैर किया था वो इसीलिए बैर किया था कि मुझे बेईमानी करने का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब एनसीपी बना ली थी। क्या ये करप्शन करना चाहते थे? और कांग्रेस में जिन नेताओं को कांग्रेस ने बर्दाश्त किया और राहुल गांधी का विरोध किया, जो आज भी चल रहा है, बार बार ऐसे लोगों को राज्यसभा भेजा जा रहा है जिनकी उम्र हो चुकी है,
विश्वास को अभी तक नहीं मिला है। खैर छोड़िए, वो एक अलग विषय हो सकता है। युवाओं का गुस्सा भड़क जाएगा और मुझे कहा जाएगा कांग्रेस के खिलाफ मैं बोल रहा हूं। सच्ची बात हर दल को बुरी लगती है। संजय राठौड़ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री शिवसेना शिंदे गुट के हैं। 30 जून पॉलिटिकल कैरियर 2004 में पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा से चुने गए। पूजा चौहान सुसाइड केस 2014 से 2019 तक राजस्व मंत्री रहे। महाराष्ट्र पुलिस ने चिट दे दी। एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल मंत्री संजय राठौड़ को बीजेपी ने पहले मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बनाया था। संजय राठौड़ का नाम पुणे की टिकटॉक स्टार पूजा चौहान के सुसाइड केस में आया था। मरने से पहले पूजा ने संजय से फोन पर बात की थी। संजय राठौड़ तब वन मंत्री थे। उन्होंने 28 फरवरी 2021 को मंत्री पद से इस्तीफा दिया। संजय राठौड़ उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री थे। यशवंत यादव बृहन मुंबई नगर निगम सदन के नेता बीजेपी से गठबंधन 30 जून 2022 पुरानी पार्टी शिवसेना पॉलिटिकल, मतलब हर पार्टी में। अब ये नाम जो गिना रहा हूं, शुभेंदु अधिकारी नेता बंगाल के प्रतिपक्ष, इन पर भी आरोप रहे। शारदा घोटाला, नारदा स्टिंग ऑपरेशन। अगर मैं पूरी रामायण कहने लगूं तो ये रात जो है छोटी पड़ जाएगी कारनामे कहने के लिए ऐसे नेताओं की जो भ्रष्टाचार किए हुए, जो राजनीति में आए भ्रष्टाचार करने के लिए, सेवा करने के लिए नहीं, और जिन पर काफी सारे आरोप हैं। बीएस येदियुरप्पा का नाम हो या नाम हेमंत बिस्वा शर्मा का हो। हेमंत बिस्वा शर्मा को तो सीएम बना दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, असम का। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी में 23 अगस्त 2015 को आए। पुरानी पार्टी कांग्रेस थी। 2011 से 2015 तक कांग्रेस के टिकट पर जालक बारी से विधायक चुने गए। 2016 से बीजेपी की टिकट पर जीते। शारदा चिट फंड घोटाले से इनका भी नाम जुड़ा था। इनके खिलाफ भी जांच चल रही थी भैया। और हार्दिक पटेल राजद्रोह का मामला, ये भी हार्दिक पटेल का तो आपने सुना ही होगा। पुरानी पार्टी कांग्रेस 2015 में रिजर्वेशन के लिए पाटीदार आंदोलन का इन्होंने मतलब एक चेहरा बने थे। राजद्रोह का केस लगाया गया था। ज्यादातर केस में अब बरी हो चुके हैं। अब क्योंकि बीजेपी में आ चुके हैं तो दूध के धुले साण बन चुके हैं। और सोवेन चटर्जी कोलकाता के पूर्व मेयर बीजेपी में आए 14 अगस्त, मतलब एक लंबी लिस्ट है। मुकुल राय बीजेपी में आए, ये भी टीएमसी से आए। तो टीएमसी में भी ऐसे नेता थे। जितेंद्र तिवारी आसनसोल पूर्व मेयर बीजेपी में आए, टीएमसी से आए। ये वेस्ट बंगाल के उन नेताओं को तोड़ने की कोशिश की गई। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष, भाई पूरी लिस्ट है। यशवंत यादव बीजेपी से गठबंधन में आए, पुरानी पार्टी शिवसेना, इन पर भी रिश्तेदारों के नाम से बेनामी संपत्ति खरीदना और फेमा का केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। मतलब इतने सारे केस। संजय राठौड़, भवन राव पचपूते, एक बड़ी फेहरिस्त है इन नेताओं की जो बीजेपी ने अपनी विचारधारा में डुबकी लगवा करके इनको जो है अभयदान दे दिया है। सोवन चटर्जी हो जो नारदा स्टिंग ऑपरेशन में पाए गए थे वीडियो में रिश्वत मांगते हुए, और किसी ने 6,000 करोड़ का घोटाला किया तो किसी ने 10,000 करोड़ का। हेमंत बिस्वा शर्मा तो सीएम बना दिए गए करप्शन के आधार पर। बीएस येदियुरप्पा बीजेपी में आए 2014 में। कर्नाटक जनता पार्टी इन्होंने बनाई थी। 1970 के दशक से आरएसएस से जुड़े हुए थे। 1988 में बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट बने। अवैध खनन के बदले रिश्वत का आरोप। खैर संजय राउत बोले बीजेपी कांग्रेस का शुद्धिकरण कर रही है, ये निशाना था। दागी नेताओं पर सवाल होते हैं, कुछ समय बाद वही नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। शरद पवार गुट के एक प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने यह कहा है, आरोपी अपनी हर तरह के कनेक्शन का फायदा उठाकर केस प्रभावित करने की कोशिश करता है। इसमें पॉलिटिकल प्रेशर भी शामिल है। डिप्टी डायरेक्टर ईडी, पूर्व ईडी के डिप्टी डायरेक्टर ईडी सत्येंद्र सिंह का यह कहना है, अशोक चौहान के पास जेल और बीजेपी में से एक को चुनने की मजबूरी थी तो अशोक चौहान ने चुन ली अपनी पार्टी। आदर्श सोसाइटी घोटाले में सीबीआई और ईडी की चार्जशीट में अशोक चौहान का नाम है। उनकी मजबूरी थी कि वो या तो जेल जाएं या फिर बीजेपी ज्वाइन करें। ये सब कुछ परिदृश्य चल रहा है। करप्शन या भ्रष्टाचार करने वाले लोगों का साथ बीजेपी देती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, किस तरह से फिर प्रधानमंत्री मोदी दावा करते हैं, किस तरह से बोलते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना देंगे, जब कांग्रेस के ही, जिस कांग्रेस को वो निशाना बनाते हैं परिवारवाद को लेकर के, तो कैसे दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा भारत। भ्रष्टाचार किए हुए नेताओं को बरी करने के बाद हो जाएगा, रामराज आ जाएगा। नमस्कार, जय हिंद,
दोस्तों, सवाल छोड़े जा रहा हूं, इन सवालों पर थोड़ा सा सोचिए और कमेंट कीजिएगा।